हेलो बच्चों, आज तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंटिन्यू करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ाते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम बाय नेल्स बोर। मतलब नेल्स बोर ने रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट किया था कि कोई भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, या सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, या थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस को निकाला था। और इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है। तो याद रखना, ये जो कैलकुलेशन जो वैल्यू निकाले हमारे नेल्स बोर, तो उसके लिए अप्लीकेबल होता है जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए लिखे क्या, प्रोटॉन एक से ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम में। तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, उतना उस पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी कितना है, 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम किसमें हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान ले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। लेकिन हीलियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, क्या हो जाएगा, हीलियम 2 4 और कितना +1। इसका मतलब क्या किया, हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन कितना होगा, 2, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 2। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ। प्रोटॉन एक से ज़्यादा चलेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे आपका लिथियम, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर 3 है और मास नंबर मान ले इसका लिथियम का 7 है। सपोज लिथियम अब यह क्या 3 है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 3 है। तो अगर मान ले लिथियम क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कितना बन जाएगा, Li चार्ज कितना हो जाएगा, +2। एटॉमिक नंबर 3 रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। लेकिन प्रोटॉन कितना हुआ, 3, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन एक से ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट किया था तभी वो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। वो वैल्यू को लिख लो पहले ये। अब हम निकालें क्या, रेडियस कैलकुलेशन और एनर्जी कैलकुलेशन किसका, आपका हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का। अब देखो सुनो क्या क्या निकाला था उसने, पहले सुनो। निकाला था, मान ले ये आपका न्यूक्लियस है, ये मान ले फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड पूरा घुमा नहीं रहे, तुम घुमा सकते पूरा। ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ये मान ले क्या फोर्थ ऑर्बिट। तो अगर मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है या यहाँ घूम रहा है या तो यहाँ घूम रहा है या तो यहाँ घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का कितना डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से फोर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था। कितना क्या था हम बताएंगे, अभी कैलकुलेट भी किए थे। वो निकाला था, रेडियस निकाला था वो 0.53 एंगस्ट्रॉन इंटू निकाला था n²/z। यहाँ n क्या है, तो यहाँ n है आपका नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है रे भाई। और z क्या है, z है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये निकाला, कैसे निकाला था अभी कैलकुलेट करेंगे हम। और एनर्जी निकाला था नेल्स बोर ने, इक्वल टू निकाला था एनर्जी ऑफ, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी निकाला था उसने -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, Z²/n²। Z है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है।
अच्छा, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -19 जूल। तो इसको अगर हम लोग जूल में लेंगे तो इसका वैल्यू आता है एनर्जी इक्वल टू -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल पर एटम इंटू क्या Z²/n²। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी पहले हम लिख दिए, फार्मूला को लिख दिए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो फार्मूले से बनेगा। अब इस फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको लिख लो पहले, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे उसने कैलकुलेट किया था। तो पहला पोस्टुलेट नेल्स बोर का क्या था, सुनो। पहला पोस्टुलेट था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव होता है, और न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों का डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, r मान लिया। इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पूरा लिखो ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या माना है, -e। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हमने माना कितना, +Ze। और डिस्टेंस कितना मान लिया, r। तो कूलम्ब्स लॉ ने एक रिलेशन दिया था कि मान लो दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है -Q1 और Q2 चार्ज है, और दोनों बीच का डिस्टेंस r है। तो उसका फोर्स का फार्मूला क्या आता था, फोर्स डायरेक्टली क्या होता है, दो चार्ज का प्रोडक्ट बाय r²। मतलब उसका डिस्टेंस का स्क्वायर बोला था, डिस्टेंस क्या मान लिए, r मान लिए। कितना, दो चार्ज का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 बाय r²। जब डायरेक्टली को हटाते क्या लगाते हैं हम लोग, k लगाए, k इंटू Q1 इंटू क्या, Q2 बाय r²। k क्या है, कांस्टेंट टर्म, और k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम पढ़ा होगा, जब k को हम लोग k के जगह कितना लिखते हैं हम लोग, 1/4πε0। ये भी क्या है, तरह कांस्टेंट टर्म है। तो उसी तरह यहाँ पर तुम लगा सकते हो कि देखो कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों का डिस्टेंस क्या है, r है। तो यहाँ भी कूलम्ब्स लॉ लग सकता है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता होगा। तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जहाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या लिखो बताओ कि फोर्स डायरेक्टली क्या, दो चार्ज का प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना माने हम लोग बताओ, E माने हैं, इनटू प्रोटॉन का चार्ज कितना माने बताओ, Ze माने हैं, बाय इसका डिस्टेंस कितना है, r। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स डायरेक्टली क्या होगा बताओ, Ze और E कितना होगा बताओ, Ze² बाय क्या होगा, r²। इसको इक्वेशन 1 मानो। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर खिंचाता नहीं है। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूमता है तो उसके अंदर की ओर लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। मतलब उस फोर्स को वो सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट करता है। तो हमने क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो अंदर की ओर लगने वाला फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, घूमता है। मतलब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब लिख सकते हैं इलेक्ट्रो E
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कन्वर्ट करता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सी मतलब सेंट्रीपिटल और एफ मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सी एफ का मतलब सिंपली क्या होता है, हमने क्या माना उसको, क्या माना, पिटल फोर्स माना। और ई एफ का मतलब क्या माना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली घटाने के लिए हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली घटाए क्या दिए बताओ, के इंटू कितना बताओ, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी के का वैल्यू एक्चुअली में कितना होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अभी के का वैल्यू 1 मानो तो सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हमने के का क्या मान लिया, 1 मान लिया। जब 1 मान लिया तो एफ इक्वल टू कितना बताओ, जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब हमने क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फार्मूला क्या होता है बताओ, एम बी स्क्वायर बाय आर। इसको सॉल्व कर दो और क्या, तो ये आर आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बता क्या होगा बोलो तो, इसको यहाँ क्या होगा बताओ, जेड ई स्क्वायर, एक आर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एम भी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बता क्या हो जाएगा बोलो, एम भी स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू कितना बताओ, जेड ई स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यहाँ पर। तो अगर भी स्क्वायर निकालेंगे क्या बताओ, जेड ई स्क्वायर बाय क्या होगा, एम आर। इसको इक्वेशन क्या मानो, 3 मानो, कहीं काम देगा। भी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जेड ई स्क्वायर इंटू एम आर, कहीं लिख लो काम देगा इस चीज़ को। भी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय एम आर। चलो इसको लिखो, लिख लिया होगा। अच्छा तुम एक चीज़ और पोस्टुलेट पढ़ा है नेल्स बोर का। नेल्स बोर ने बोला था कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, वही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। हम पढ़ाए थे नेल्स बोर का पोस्टुलेट में। तो यहाँ एक पोस्टुलेट और बोला था कि दोज ऑर्बिट आर परमिटेड, दोज ऑर्बिट्स, मान लेते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 लिख सकता है ये, दोज ऑर्बिट्स आर permitted whose angular momentum is equal to इंटीग्रल मल्टीपल। फार्मूला क्या था बताओ, एम भी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस। एन क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या तो फर्स्ट ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट। एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। तुमको मालूम है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। और ये जब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। अदरवाइज उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। ये बताया था, दोज ऑर्बिट आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इसको हम बताए थे। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो इसको रखने तो काम आएगा अभी। तो अभी देखो यहाँ पर भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भी इक्वल टू बता क्या होगा बोलो, एन एच, नीचे क्या बताओ 2 पाई एम आर। अब यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ क्या है भी स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो भी स्क्वायर की जगह हम लोग जेड ई स्क्वायर बाई एम आर लिख सकते हैं। तो इसको स्क्वायरिंग कर दो,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बता क्या हो जाएगा, बोलो भी स्क्वायर इक्वल टू क्या बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब भी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या वैल्यू बताओ, इसको मिटा देते हैं, तुम लिखते जाना साथ में। ठीक है, तो भी स्क्वायर कितना बताओ, जेड ई स्क्वायर बाय कितना एम आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय कितना 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये आर यहाँ से कट जाएगा और क्या कटेगा, एम भी कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, जेड ई स्क्वायर, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसको जेड ई को बोल लेते, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोले थे। चलो, और यहाँ क्या बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय क्या बचा बताओ 4 पाई स्क्वायर एम आर बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और क्या, तो क्या बताओ 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू क्या बताओ जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से आर निकालो, तो जैसे आर निकालेंगे तो क्या बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट कौन है, एन एच कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, 4 का वैल्यू भी कोई नंबर है, पाई का वैल्यू भी नंबर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ई कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्स होता है। जेड क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हर एक एटम के लिए चार्ज प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है। तो ये जो वैल्यू डिराइव कर रहा है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें जिस ऑर्बिट में जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। तो भाई जेड का वैल्यू वेरी करेगा, जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो वेरी करता है उसको छोड़ दो, जो कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दो, तो अलग कर देते हैं। तो कौन कौन अलग करेंगे, तो आर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट है। ई का होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, अलग हो गया। तो बचा क्या बता यहाँ पर एन स्क्वायर बाई जेड। अब इसको सॉल्व करके सबका वैल्यू को पुट करके नेल्स बाबू ने लाया था आर एन इक्वल टू 0.53 किस में लाया था, एंगस्ट्रॉन में, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और तुमको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -12 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -9 मीटर। ये फार्मूला लाया था किसने, नेल्स बोर ने, लिख लो। अब हाइड्रोजन के निकालते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस है, सेकेंड ऑर्बिट कितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से, निकाल लो। फॉर एच एटम के लिए, फॉर एच एटम के लिए, एच के लिए क्या होता है, प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मान ले किसके लिए निकाले, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो R1 कितना हो जाएगा बताओ, 0.53 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। जब सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n का वैल्यू 2 और z का वैल्यू कितना 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही होता है प्रोटॉन और z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ फार्मूला में क्या होगा, R2, तो यहाँ R2 हो जाएगा 0.53 n स्क्वायर, n का कितना है 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, z का वैल्यू कितना 1 होगा, तो R2 कितना बता 0.53 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 53/4 12 5 20 20 और 21, मतलब R2 जो कितना है बताओ 212 पॉइंट का 2 अंक के बाद यहाँ पर, तो इतना एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब न्यूक्लियस से आपका सेकेंड ऑर्बिट का इतना डिस्टेंस, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का कितना डिस्टेंस 0.53, ये निकाल दिए थे कौन, नेल्स बारबू ने। लेकिन कब ये एप्लीकेबल होगा, जब हर एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता होगा तब। तो कितना कितना निकाला देखो, तो ये न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना निकाला बता 0.53 एंगस्ट्रॉन। न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना निकाला
तो 2.12 एंगस्ट्रॉन। आप थर्ड का भी निकाल सकते हैं, तुम फोर्थ का भी निकाल सकते हो। और ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल भी नेल्स बोर ने बोले थे, तो E1 E2 या कितना हो जाएगा N1 और क्या हो जाएगा ये N2 लिख लो। तब तक थोड़ा इंक भर लेते हैं हम। अब देखो, अब एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी का कैलकुलेशन। तो एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब देखो, कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी। तो लंबा वीडियो बनेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखते रहना, समझ में आएगा। कैलकुलेशंस ऑफ क्या? एनर्जी। अब हम क्या करेंगे? एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। अब सुनो कि मान ले न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, तो भाई इसके अंदर क्या होगा? मोशन होगा। तो तुमको मालूम है, कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमता है तो उसमें मोशन के कारण उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसके अंदर भी क्या हो? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? पहले क्या होगा? एक कौन सा एनर्जी होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और दूसरा बात, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, न्यूक्लियस पर क्या है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज को हमने क्या माना था? +Ze माना था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिए थे? -E लिखे थे। अब सुनो, अगर दो चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगल बगल रहे तो वहाँ एक एनर्जी और लगता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, अगल बगल है, तो यहाँ भी कौन सा लगेगा? एक कौन सा एनर्जी लगेगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी। जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आमने सामने रहता है तो वहाँ कौन सा एनर्जी लगता है? पोटेंशियल एनर्जी लगता है। और दोनों डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? R मान लिया। तो पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि दो चार्ज का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है? R। तो दो चार्ज का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉजिटिव भी लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज क्या? पॉजिटिव। तो जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसका साइन भी देते हैं, किसमें नेगेटिव किसमें पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? दो चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज का प्रोडक्ट, और उसका बीच का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना मान है? R। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मान है बताओ? -E। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज कितना मान है बताओ? +Ze, क्योंकि हमको सिंबल के साथ दिखाना होता है पोटेंशियल एनर्जी में। और बाय डिस्टेंस कितना है? R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल गया बताओ? -Ze²/R निकल गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या? तुम जानते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब तुम अभी निकाला सर v² इक्वल टू क्या होता है बताओ? Ze²/mr होता है। आगे निकाले थे, तो यहाँ पुट कर दो, तो भाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 m। v² कितना बताओ? Ze² कितना? mr। तो ये m कट जाएगा, तो बता कितना आ जाएगा बताओ? Ze² कितना? 2r। यहाँ पुट कर दो सबको, इसको मिटा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? दो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बाय डिस्टेंस। ठीक है। और उसमें उसका सिंबल लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर क्या? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को भी मेंशन करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तब। तो यहाँ बताओ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना निकला बताओ? Ze²/2r प्लस, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला बताओ? -Ze² कितना? R। इसको सॉल्व करो और क्या? इसको मिटा देते हैं। सॉल्व कर दो,
तो एनर्जी इक्वल टू कितना बताओ, Zd²/2r प्लस माइनस माइनस Zd²/r। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम कितना हो जाएगा 2r, या कितना बचेगा बताओ, बचेगा Ze² माइनस क्या बचेगा 2Ze² होगा। अब -2Z² में Ze² को क्या घटाएंगे तो एनर्जी इक्वल टू कितना निकल जाएगा बताओ, -Ze²/2r। इक्वेशन को 4 मान लो और क्या। अच्छा आर का भी निकाले थे फॉर्मूला, आर इक्वल कितना था बताओ, n²h²/4π²m/Ze²। इसी को हम लोग कांस्टेंट को अलग कर दिए थे, क्या क्या बताओ, h² अलग कर दिए थे, 4π²m² अलग किए थे, और क्या लिखे थे हम लोग n²/z। इसी को वैल्यू को पुट करके कितना लाए थे 0.53। तो अभी इसी को लिखते हैं, ये वाला आर का वैल्यू, अभी ये वाला, ये आर का वैल्यू ये लिखते हैं, अभी यहाँ पुट कर दो तो क्या बताओ, तो ई इक्वल टू बताओ -Ze²/2 आर कितना बताओ, n²h² कितना जल्दी बताओ 4π²mZe²। ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसको मिटाते हैं, तुम लिखते जाना साथ में, क्या कि हम सब इरेज भी कर दे रहे हैं। तो इसके बताओ क्या होगा बताओ, एनर्जी इक्वल टू बताओ, बोलो ना यार, -Ze² के ऊपर कौन चला जाएगा बताओ, 4π²m Ze² कितना n²h², या कितना होगा बच्चा 2। तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ये z यहाँ z कितना हो जाएगा Z², e² कितना हो जाएगा e⁴। उसके बाद क्या बचेगा बताओ, π²m क्या बचेगा n²h²। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, सबको अलग कर दो तो ई इक्वल टू कितना होगा बताओ, -2 e⁴ π²m कितना h² इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा आपका क्या बचेगा बोलो, इनटू क्या बचेगा Z²/n²। इसी को सॉल्व कर, सब वैल्यू को सॉल्व करके नेल्स बोर ने इलेक्ट्रोवोल्ट में लाया था आंसर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू Z²/n²। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, लिख लो। और याद, अगर जूल में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी इक्वल टू निकल जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम इंटू Z²/n²। तो जूल में भी ये आंसर सही है, लिख लो। अच्छा इसमें अगर 4H एटम के लिए निकालें कि 4H एटम के लिए निकालेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, n का वैल्यू 1, Z कितना होगा 1, तो कितना एनर्जी होगा बताओ, तो E1 का एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। अगर n का वैल्यू 2 सेकेंड ऑर्बिट, और हाइड्रोजन के लिए Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 होता है, तो बता पुट करो फार्मूला में, तो एनर्जी कितना हो जाएगा -13.6 इंटू Z का मतलब कितना 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, बता कितना आएगा बता, तो सॉल्व करोगे तो एनर्जी जो इसका आएगा E2 का जो वैल्यू आएगा कितना 13.6/4 अप्रोक्स -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। उसी तरह आपका E3 का जो एनर्जी आएगा वो 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। उसी तरह E4 का जो एनर्जी आएगा वो
0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। तो नेल्स बोर ये भी बात बताए थे कि हर एक ऑर्बिट में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, यही होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.51, फोर्थ ऑर्बिट में -0.34 लिख लो। मतलब इसका मतलब क्या समझा बताओ? तो इसका मतलब हम समझें कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। एनर्जी लेवल E1, एनर्जी लेवल E2, एनर्जी लेवल E3, एनर्जी लेवल E4। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट। कितना है बताओ? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कितना 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से घूमेगा। यहाँ कितना बताओ? -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यहाँ कितना घूमेगा? -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट से घूमेगा। यहाँ कितना घूमेगा? -0.34 इलेक्ट्रोवोल्ट से घूमेगा। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। सबसे एनर्जी किसका बताओ? सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी है? जितना माइनस घटते जाएगा उतना एनर्जी बढ़ते जाएगा। सबसे एनर्जी E4 का है, फिर किसका बताओ? E3 का है, फिर किसका है? E2 का है, फिर क्या? E1 का है। याद रखना, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में रहना चाहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब तुम क्या कर रहे हो कि एनर्जी का फार्मूला तुमको मालूम है, अभी हम बताएंगे। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का फार्मूला होता है h/न्यू। h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये इतना एनर्जी से घूम रहा है, लेकिन बाहर से अगर इसको लाइट दे दिया जाए तो क्या करेगा? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो E1 से कहाँ चला जाएगा? E2 में। तो जब लाइट को एब्जॉर्ब करके वो बंदा मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन बंदा E1 से कहाँ चला जाएगा? E2 चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ E2 का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E1। तो कब जाएगा? जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी क्या हो गया? घट गया, क्योंकि एनर्जी बढ़ गया। तो वो क्या करना चाहेगा? फिर वो इलेक्ट्रॉन E2 से स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए फिर क्या करेगा? यहाँ से वो नीचे फिर आएगा, ये नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन। जब नीचे आएगा, जो एनर्जी को लिया था उस एनर्जी को सराउंडिंग में क्या कर देगा? एमिट कर देगा। फिर E2 से कहाँ चला जाएगा? E1। तो उस समय E2 से E1 आएगा तो वहाँ एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा, एमिट करेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग डी एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, डी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो चेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो चेंज ऑफ एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दिखाते हैं अब तुम लोग को। तो तुमको एनर्जी का फार्मूला जूल में क्या होता है बताओ? En का अभी एनर्जी का फार्मूला बताएं। जूल में -2.18 10 के पावर -18 क्या बताएं? Z²/n² क्या? जूल, या पहले लिख दो जूल पर एटम, जूल पर एटम इंटू Z²/n²। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, n नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मान ले E1 के लिए क्या होगा? तो E1 के लिए कितना होगा बताओ? -2.18 इंटू 10 के पावर -18। ठीक है, इसको मत लिखो, सिंपली कितना लिखो? Z²/n1²।
जेड क्यों लिखें? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है। अब वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में मतलब एन वेरी करेगा, और जेड का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है। दूसरे एटम के निकालोगे तो जेड का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि हर एक एटम में प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक एटम में जहाँ एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अभी हम हीलियम +2 का बात करेंगे, तो हीलियम +2 का बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की हीलियम +1 का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, लेकिन प्रोटॉन कितना है? 3 है। प्रोटॉन कितना है? 2 है। अगर लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इसका +2 का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन कितना है? 3। तो भले इलेक्ट्रॉन सब में एक ही होगा, लेकिन प्रोटॉन सब में क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। तो जेड यहाँ वेरी करेगा। हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, लिथियम के लिए 3, लिथियम आयन के लिए, लिथियम +2 आयन के लिए, हीलियम +1 आयन के लिए। क्योंकि ये जो हम एनर्जी और रेडियस निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन अलग अलग हो सकता है। चलो, तो यहाँ पर हमने क्या किया सुनो अब। तो जेड स्क्वायर रहने दिए, और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, दूसरे टर्म के लिए अलग अलग हो सकता है। जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी तरह E2 के लिए बता क्या होगा? -2.18 10 के पावर -18 क्या बताओ? जेड स्क्वायर बाय कौन सा ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट हो सकता है। चेंज ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं? E2 - E1, बड़ा एनर्जी माइनस छोटा एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं बताओ? E2 - E1 इक्वल टू क्या होगा? h न्यू होगा। तो E2 का बताओ क्या? बताओ -2.18 इंटू 10 के पावर -18 क्या था बताओ? जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर N1 का बताओ 2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो और क्या, तो क्या निकले बता? -2.18 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाय N1 का स्क्वायर। अब क्या करो? कॉमन ले लो और क्या, इसको मिटाते हैं। इक्वल टू h न्यू होगा, इक्वल टू h न्यू, इक्वल टू h न्यू। चलो अब पहले क्या लिखो? h न्यू लिख सकते हैं हम लोग। h न्यू इक्वल टू कॉमन क्या ले ले बताओ? प्लस को पहले लिखो, पहले 2.18 इंटू 10 के पावर -18 क्या बताओ? जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, माइनस, पहले प्लस को लिखे तब माइनस को लिखे, -2.18 10 के पावर -18 क्या? जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। अब कॉमन ले लो इसको, जेड इसको पूरा कॉमन ले लो, तो h न्यू इक्वल टू कितना होगा? कॉमन 2.18 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाय कितना बताओ? 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, दूसरे एटम के लिए हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 से माने हाइड्रोजन की जेड का वैल्यू 1 होगा, दूसरे एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 से 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, लेकिन सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। जैसे आपका हीलियम +1 के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। लिथियम +2 के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना? 3 से कितना होता है? 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका प्रोटॉन तो अलग अलग हो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? जेड का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही होता है प्रोटॉन। तो जैसा कंडीशन उस तरह वहाँ जेड का वैल्यू पुट करना और क्या। अच्छा, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। क्योंकि तुमको मालूम है h और न्यू का फार्मूला होता है c बाय लेमडा इक्वल टू कितना? 2.18 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर
बाय कितना 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग 1/λ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय क्या HC इक्वल टू कितना बताओ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे तो जेड का वैल्यू कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है प्रोटॉन एक ही होता है। मान लो इसको किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। तो अब बता कितना हो जाएगा 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, ऐसे लिखते हैं उसको वेव नंबर, ऐसे ये वेव नंबर होता है। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, क्या होगा बता एच का वैल्यू कितना होता है मालूम है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जेड का वैल्यू तो 1 हो जाए क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं बाय कितना 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेव नंबर इक्वल टू कितना होगा 109,677 बाय कितना 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा। ठीक है, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं R, जिसको बोलते हैं रेड बॉक्स कांस्टेंट, रेड बॉक्स क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एटम के लिए निकालेंगे, मान ले हीलियम +1 के लिए, लिथियम +2 के लिए निकालेंगे, तब वहाँ ऐसे लिखेंगे वेव नंबर इक्वल टू R जेड स्क्वायर बाय क्या 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हीलियम आयन के लिए जेड का वैल्यू अलग अलग होता है। हीलियम +1 के लिए जेड का वैल्यू जो होता है 2 होता है, लिथियम +2 के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। लेकिन जब ये वाला किसके लिए अप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करो, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में सबका न्यूमेरिकल बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।